स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से। वक्फ बिल समेत कई अहम विधेयक पेश करेगी सरकार। वित्त मंत्री पेश करेंगी मणिपुर के लिए बजट। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को बड़ा झटका। वनुआतु देश की नागरिकता रद्द। वनुआतु के प्रधानमंत्री ने दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी। आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के लिए चलते राज्य भर में कई स्थानों पर जारी है छापेमारी। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रुसेल्स में शुरू होगी 10वें दौर की वार्ता। हाल ही में दोनों पक्षों ने समझौता पूरा करने पर जताई है सहमति। और तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत ने रचा इतिहास। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों ने दी टीम इंडिया को बधाई। और आइए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। संसद के दूसरे सत्र में कई विधेयकों को चर्चा और पास करने के लिए पेश किया जाएगा। इन विधेयकों में वक्फ संशोधन विधेयक अहम है। साथ ही बजट संबंधी विभिन्न अनुदान मांगों को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री आज दोनों सदनों में मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी। आज की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज गृह मंत्री संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में 13 फरवरी से लगे राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधी जानकारी पेश करेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री साल 2024-25 की अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण सदन में पेश करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री दोनों सदनों में मणिपुर के बजट के अंतर्गत राज्य के लिए साल 2024-25 की अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण और साल 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगी। इसके अंतर्गत वित्त मंत्री अनुमानित प्राप्तियां और व्यय और अनुदान मांगों संबंधी विवरण सदन में पेश करेंगी। साथ ही राज्यसभा में रेल मंत्री रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक रेल अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। लोकसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों से जुड़े विवरण पेश करेंगी। साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 और वहन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से पेश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 के माध्यम से आणंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विचार को साकार किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करेगी। इसके साथ ही दूसरे विधेयक बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 यानी कि वहन पत्र विधेयक 2024 के माध्यम से बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 में संशोधन किए जाएंगे। ये विधेयक बिल ऑफ लैंडिंग जारी करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने का काम करेगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों सदनों में विभिन्न प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही लोकहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी कार्यसूची में शामिल है। और वहीं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्ष की ओर से भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष की ओर से दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर के हालात, संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन, त्रिभाषा से जुड़े विवाद, अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ और डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का मसला उठाया जाएगा। पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता पहचान पत्र से जुड़े मुद्दे पर चुनाव आयोग का ध्यान खींचा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाती रहेगी। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था और अब दूसरे चरण में 4 अप्रैल तक दोनों सदन में कामकाज होगा।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप ही से जानना चाहेंगे कि बजट सत्र के दूसरे भाग का आज पहला दिन है, किस तरह की रणनीति देखने को मिलेगी आज विपक्ष की तरफ से, और वहीं मणिपुर के लिए आज का दिन बेहद ही खास संसदीय कामकाज के दौरान रह सकता है। देखिए संध्या, निश्चित तौर पर मणिपुर में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है और मणिपुर को लेकर बजट आज संसद के पटल पर रखा जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तब उस राज्य से संबंधित बजट संसद के पटल पर रखा जाता है और वो प्रक्रिया आज आगे बढ़ेगी संसद में, क्योंकि हम जानते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि तमाम अहम पत्रावलियां हम देखेंगे कि आज दोनों सदनों में पटल पर रखी जाएगी और साथ ही साथ विधायी कामकाज को लेकर भी पहले ही दिन से सरकार चाहती है कि सदन में प्रगति हो, क्योंकि ये संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण है। तो ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण कामकाज होता है उसमें विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होकर फिर बजट पारित कराने की जो प्रक्रिया है उस पर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि पिछले सत्र के दौरान पहले चरण में बजट सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट आई थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर और वो कैबिनेट में पारित के बाद अब उम्मीद ये है कि एक बिल वक्फ संशोधन बिल जिसमें तमाम सुझावों को शामिल किया गया है वो संसद के पटल पर रखा जाएगा इसी दूसरे चरण में और सरकार उसे पारित कराना चाहेगी। विपक्षी दलों की एक रणनीति है कि जो इस वक्त के मुद्दे हैं, चाहे वो शेयर बाजार में उठापटक हो या फिर अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है ये मुद्दा या बाकी जो मुद्दे जिस पर विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि परिसीमन के मुद्दे पर अलग अलग बयान इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों के जो नेता हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो क्या वो मुद्दा भी उठेगा? इस तरह से देखना होगा कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार से सफाई या जवाब की उम्मीद कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें विधायी कामकाज के लिहाज से भी देखें और तमाम अन्य विषय वो भी इस सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का दिन, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से तो पूरी मंशा होगी सदन को चलाने की, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि क्योंकि हम पिछले सत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखा कि कई बार सत्र नहीं चल पाया ठीक से, तो क्या इस बार भी, क्योंकि आज पहला दिन है, तो ऐसा नज़र आता है कि विपक्ष की जो रणनीति होगी वो सदन में हंगामे की पूरी होगी? देखिए, विपक्ष की रणनीति ये जरूर होगी कि वो कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरे, लेकिन हम जानते हैं कि संसदीय परंपरा में मौका मिलता है। आप प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अपनी बात रख सकते हैं। टकराव तब आता है जब प्रश्नकाल स्थगित करके किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष करता है और एक अड़ियल रुख उस पर दिखाई देता है। और सदन के नियमों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जब कोई व्यवस्था देते हैं उसके बावजूद जब विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहता है तब इस तरह की स्थिति आती है कि सदन को स्थगित करना पड़ता है या फिर टकराव की स्थिति सत्ता और विपक्ष के बीच देखने को मिलती है। ऐसे में अभी देखना होगा कि क्या रणनीति विपक्षी दल अपनाते हैं संसद के दोनों सदनों के अंदर, क्योंकि दूसरे चरण में काफी समय रहता है। विधायी कामकाज के अलावा भी बजट सत्र के दूसरे चरण में जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है उन पर एक सहमति बनाकर नियमों के मुताबिक चर्चा की जा सकती है। क्योंकि बजट सत्र के पहले चरण में उतना समय नहीं होता, अभिभाषण पर चर्चा फिर बजट पर चर्चा के बाद बहुत समय नहीं बचता, लेकिन दूसरे चरण में समय होता है। तो ऐसे में विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वो जरूर चाहेंगे कि वो सत्ता पक्ष को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करें या उनसे जवाब मांगे। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, हमेशा एक रुख रहता है कि वो ये कहते हैं कि जो भी नियम अलाउ करते हैं अभी या फिर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो भी अनुमति देते हैं उस मुताबिक सरकार चर्चा को तैयार रहती है। कई बार किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर एक टकराव की स्थिति दिखती है। अब देखना होगा कि क्या रणनीति होगी। वैसे सत्ता पक्ष की प्राथमिकता का जहां तक सवाल है तो वो चाहेगी कि जो विधायी कामकाज है उस पर तेजी से प्रगति हो, बजटीय प्रक्रिया जो है पारित कराने की
उस पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर राज्यसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनकी तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव का कोई नोटिस किसी तरह का दिया गया है क्या? देखना होगा, 11 बजे स्पष्ट होगा कि किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी या फिर बाकी विपक्षी दलों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लेकिन 4-5 मुद्दे हैं जो संकेत मिले हैं कि इस सत्र के दौरान विपक्षी दल उठा सकते हैं, चाहे वो परिसीमन का मुद्दा हो या फिर नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा का जो मुद्दा है उस पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण के कुछ राज्यों में जिस तरह से कहा जा रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और स्थानीय भाषाओं यानी राज्य की जो भाषाएं हैं उनमें हम देख रहे हैं कि तकनीकी पढ़ाई लिखाई पर भी जोर दिया जा रहा है, चाहे वो कोई प्रमुख भाषा हो किसी भी राज्य की। तो ये सब मुद्दे हैं। आप देखना होगा कि विपक्षी दल क्या शेयर बाजार को जो उतार चढ़ाव या अर्थव्यवस्था के जो हालात है या वैश्विक स्तर पर जो विदेश नीति को लेकर जो कुछ विपक्षी दलों का रुख है, उन सब पर भी क्या कुछ अपनी बात रख सकते हैं, क्या मुद्दा रह सकता है, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि किस तरह का रहेगा आज के बजट सत्र के दूसरे भाग का ये पहला दिन। विपक्ष की अपनी रणनीति है और सरकार भी चाहेगी कि वो आज का दिन जो है, जो विधायी कार्य लिस्टेड किए गए हैं, उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से संचालित करे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है। ललित मोदी ने भारत के शिकंजे से बचने के लिए वनुआतु देश की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने आज नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतु पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। सूत्रों ने यह भी पता चला है कि न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त नीता भूषण ने कुछ अन्य द्वीप देशों के साथ मिलकर ललित मोदी के वनुआतु के पासपोर्ट को रद्द करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हाल ही में हुए इस खुलासे के बाद ये मामला सामने आया है कि पूर्व आईपीएल प्रमुख आईपीएल के शीर्ष बॉस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन में कथित रूप से शामिल होने के संबंध में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित है। ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था और बाद में विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य भर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चैतन्य बघेल के ठिकाने भी शामिल हैं। ये कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि भिलाई में चैतन्य बघेल और राज्य के कुछ अन्य व्यक्तियों के परिसरों की धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधान के तहत तलाशी ली जा रही है। ईडी ने पूर्व में कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और अपराध से प्राप्त 2100 यानी कि 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार के नौकरशाहों और व्यापारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। और न्यूज़ 10 में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का पहला पूर्ण बजट आज राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। नवंबर 2024 में भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के महायुति गठबंधन के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद ये उनका पहला बजट है। कृषि, बुनियादी ढांचा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में पवार द्वारा प्रमुख नई योजनाएं पेश किए जाने की संभावना है। बजट पेश किए जाने से पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कल इसके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। 7 मार्च को पेश किए गए महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। रुक करते अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगी। इसके बाद वो ब्रह्मा कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति कल भटिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। शाम को वो मोहाली में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। बुधवार को राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने और आतंकी खतरे को समाप्त करने के लिए गर्मी के महीनों से पहले आतंकवाद रोधी अभियानों को तेज करने पर जोर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि दोनों बैठकों में सेना, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये बैठकें कठुआ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों से सुरक्षा बलों द्वारा 3 लापता व्यक्तियों के शव बरामद किए जाने के एक दिन बाद हुई। उन्होंने बताया कि बैठकों में कश्मीर रेलवे लाइन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीघ्र ही किया जा सकता है। इसके अलावा 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर भी चर्चा की गई, जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। वरुण सिंह, उनके चाचा योगेश सिंह और मामा दर्शन सिंह के शव शनिवार को कठुआ जिले के सुदूर मल्हार इलाके के इशू नाले से बरामद किए गए। तीनों 5 मार्च को लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराज्यपाल ने कहा कि वो तीनों की नृशंस हत्या से स्तब्ध और दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसी बीच आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हत्या की घटना पर कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंपने की मांग की है। रुक करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल की आंशिक रूप से ध्वस्त सुरंग में फंसे 8 लोगों को निकालने के लिए 2 सप्ताह से प्रयासरत बचाव दलों ने कल एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव टनल बोरिंग मशीन टीबीएम ऑपरेटर गुरुप्रीत सिंह का बताया जा रहा है, जो पंजाब का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को पंजाब स्थित उनके पैतृक स्थान भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुप्रीत सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया और 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। मलबे में फंसे 7 और लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है। पिछले 16 दिनों से घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय सेना सहित कई एजेंसियां भाग ले रही हैं। रुक करते मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के ग्राम उपनी के पास ट्रक एसयूवी की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये घटना सीधी बहरी रोड पर उपनी पेट्रोल पंप के पास देर रात करीब 2:30 बजे हुई। एसयूवी मैहर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक सीधी से बहरी की ओर जा रहा था। तभी दोनों वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस दुर्घटना में 5 लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया गया है और 9 लोगों को रीवा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और जांच जारी है।
वहीं एक अन्य सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के बस्ती में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के गोटवा टाटा एजेंसी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज सुबह करीब 7 बजे एक कंटेनर और हेक्सा कार की भीषण टक्कर हो गई। कंटेनर बस्ती से अयोध्या की तरफ जा रहा था और इसी दौरान कंटेनर ने अचानक लेन बदली। सामने से आ रही हेक्सा कार से उसकी टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी, कलवारी थाना अध्यक्ष नगर और चौकी इंचार्ज फुटिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने यातायात को सुचारू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू H5N1 के मामलों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने कुक्कुट उत्पादों और अंडों की खरीद बिक्री पर 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दी है। भोपाल स्थित NIHSD में बोकारो के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र के मुर्गियों के नमूनों में बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम गठित कर संक्रमित क्षेत्र में मुर्गियों की निगरानी और उनके सैंपल की जांच शुरू कर दी। बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जिले के मुर्गी पालकों से अपील की है कि अगर अचानक उनके यहाँ मुर्गियां कुक्कुट की अचानक मौत होती है तो वो अविलंब इसकी सूचना जिला एवं प्रखंड स्तरीय RR टीम और QR टीम को दें। उत्तर प्रदेश में संभल शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग से इसकी आवश्यकता पर दाखिल करने के लिए कहा था। इस पर ASI ने रंगाई पुताई की आवश्यकता न होने का तर्क दिया है। दरअसल मस्जिद पक्ष ने रमजान का हवाला देते हुए मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति मांगी है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 12 आज किर्गिस्तान में शुरू होगा। 14 दिन का ये संयुक्त अभ्यास 23 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकरोधी और विशेष बल परिचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास के स्नाइपिंग, जटिल बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट जैसे उन्नत विशेष बल कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने में रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और किर्गिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2011 में अपनी शुरुआत से अभ्यास खंजर एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। पिछला अभ्यास गत वर्ष जनवरी में भारत में आयोजित किया गया था। भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रुसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। इस बैठक में बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है ताकि साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के आयुक्त मारो सेफकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन की उच्च टैरिफ की चेतावनी की आशंकाओं के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत और EU के बीच FTA वार्ता 2013 में रुक गई थी क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बाजार खोलने के स्तर को लेकर मतभेद थे। हालांकि जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू हुई। इसके अलावा निवेश सुरक्षा समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते पर भी चर्चा हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत EU का कुल व्यापार $190 अरब से अधिक हो गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वहीं नई दिल्ली के अलावा लक्सन मुंबई भी जाएंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ये लक्सन की पहली भारत यात्रा होगी।
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पुरस्कार समारोह में शामिल न होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की है। दरअसल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक मेजबान था। भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के कारण प्रतियोगिता का फाइनल भी दुबई में खेला गया। हालांकि फाइनल के बाद आयोजित पुरस्कार समारोह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया। आईसीसी के कई अधिकारी पुरस्कार समारोह में शामिल थे। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज़ बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज़। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट, फीलिंग वेरी डाउन टू सी दैट। और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।